हम्म अभी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अभी अपन केमिकल पोल्यूटेंट देखेंगे, बहुत सारे टाइप के केमिकल पोल्यूटेंट देखेंगे अपन। एक एक की बात करेंगे, जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं उतने तो देखने ही देखने हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स रहने वाले हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, मतलब वाटर पोल्यूटेड हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल पोल्यूटेंट, केमिकल पोल्यूटेंट में घुसे हैं उससे पहले देखो मैं बता देता हूँ। देखो वाटर एसिडिक हो सकता है। वाटर क्या हो सकता है? एसिडिक हो सकता है। जैसे मैंने बोला था एसिडिक पोल्यूटेंट वाटर थोड़ी देर पहले, वो किसकी वजह से हुआ था? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया था? माइनिंग ड्रेनेज से। अरे हाँ या ना? इसका मतलब क्या होगा कि एसिडिक वाटर होना में कौन सा एसिड, ऑक्सी एसिड काम आता है ज़्यादातर? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये कहाँ से निकलेगा? माइनिंग की ड्रेनेज से, मतलब माइनिंग करेंगे ना उससे निकल जाएगा। तो माइनिंग वाला एग्जांपल जो बताया था यहाँ पर, ये देखो, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड बना था, नहीं बना था? तो एसिड केमिकल, ये केमिकल रहेगा, मतलब एसिड तो केमिकल ही है, और केमिकल पोल्यूटेंट होगा नहीं होगा? होगा। दूसरी बात करते हैं सोल्ट की। इसकी कहानी सुनना थोड़ा सा ना। सोल्ट, सोल्ट भी क्या करता है? वाटर को पोल्यूट करता है। जैसे कि अपन ये समझ लो कि ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हें कहानी सुनो इसके लिए। होता क्या है कि जो ज़्यादातर जो हिली एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है ना। क्या होता है? स्नोफॉल होता है ना। और वहाँ पर बहुत सारे क्या रहता है? आइस का क्लाउडी क्लाइमेट रहता है, मतलब क्या रहता है वहाँ पर? आइस गिरती रहती है हर टाइम, आइस बर्फ जमी रहती है पहाड़ियों पे। तो वहाँ पर क्या होता है? ट्रेवलिंग में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ट्रेवलिंग में दिक्कत आती है, मतलब गाड़ी सड़कों पे नहीं लेके जा सकते जल्दी से, है ना। यहाँ से नहीं समझ आता तो कनाडा है, कनाडा के अंदर तो तुम्हें हर टाइम मतलब स्नोफॉल होती दिखती मिलेगी तुमको। तो वहाँ पर क्या होता है? लोगों को सड़कों पे चलने के लिए सड़कों को साफ करना पड़ता है ना। सड़कों पे बर्फ़ हटानी पड़ती है, आइस हटानी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान कहेगा कि चलो इनको छोड़ दोगे, सड़कों को छोड़ दोगे, बाकी पहाड़ियों पे स्नोफॉल करवा दो। ऐसा तो होगा नहीं। जब स्नोफॉल होगा तो सड़कों पे भी तो होगा। सड़कों पे बारिश, गाड़ियाँ चलेगी नहीं अगर स्नोफॉल होगा तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उन बर्फ़ के पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा। और बर्फ़ के पार्टिकल, इतने सारे बर्फ़ के पार्टिकल को हटाना थोड़ा मुश्किल वाली बात होती है। ठीक है ना। जैसे अपन हाथों से तो नहीं हटा सकते, मशीनों का यूज़ करते हैं। और देखो होता क्या है कि मान के चलो ये बर्फ़ है और यहाँ पर रोड है, ठीक है ना, ये रोड है ना, और यहाँ पर बर्फ़ जमी पड़ी है, देखो इधर। ठीक है, अब इसको तुम्हें यहाँ पर बर्फ़ को हटाना है तो तुम्हें क्या डाल दो? इसमें नमक डाल दो, NaCl हो गया, जैसे कि सोडियम के, कैल्शियम के क्लोराइड्स डाल दो, सोल्ट डाल दो। सोल्ट डालेंगे तो क्या होगा? ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। ये पिघलना स्टार्ट कर देगा और पिघल के ये कहाँ चला जाएगा? नीचे की साइड चला जाएगा, पानी बन जाएगा थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा ऐसा होगा कि अपना वो मेल्ट होकर नीचे चला जाएगा। और इससे में क्या होता है कि तुम्हें पता है वो पानी जब नीचे गया तो उसमें सोल्ट है। अरे हाँ या ना? जब सोल्ट है तो एक बात बताऊँ क्या तुमको, वो वाटर पोल्यूटेड हो गया। तुमने तो तुम्हारे फायदे के लिए क्या करा, तुम्हें सड़कों से पानी बर्फ हटानी थी, पर उसमें तुमने सोल्ट ऐड करा। सोल्ट ऐड करने की वजह से क्या हो गया? वो पोल्यूटेड हो गया, है ना। तो वास्तव में देखो, जो वाटर के अंदर सोल्ट कहाँ से आएगा? वाटर में सोल्ट कहाँ से आएगा? सोल्ट फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेस इंक्लूडिंग रो सोल्ट यूज टू मेल्ट स्नो। मगर तुम्हें किसके अंदर यूज़ करा जाता है? कि स्नो को मेल्ट करने के लिए, है ना। पहाड़ी इलाकों में लोग करते हैं, नमक डाल देते हैं वहाँ पर, तो पिघल के नीचे चला जाता है। तो ये समझ आया बात। आइस इन कोल्डर क्लाइमेट्स, तो यहाँ पर देखना, सोल्ट कहाँ से आएगा? सोल्ट फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सों से आने वाला है। इंक्लूडिंग रो सोल्ट यूज टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन कोल्डर क्लाइमेट्स। अब कौन कौन से सोल्ट हो सकते हैं? सोडियम, कैल्शियम क्लोरेट्स, ठीक है ना। वास्तव में सोल्ट तुम्हें पता है ना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि सोल्ट तुम्हें पता है ना, अल्फा कितना होता है उसका? 100% होता है, मतलब 1 होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन रहता है। कुछ एक सोल्ट को छोड़ दो, PB के, जैसे PbSO4, इनको छोड़ दो, बाकी सारे सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत अच्छे से टूट जाते हैं। तो वाटर सोल्यूबल केमिकल पोल्यूटेंट होते हैं। तो ये वाटर में सोल्यूबल रहते हैं और केमिकल पोल्यूटेंट की तरह काम है करने वाले हैं। तो पहला एसिड हो गया, एसिड एक पोल्यूटेंट की तरह काम करेगा। दूसरा सोल्ट हो गया, सोल्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहानी तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक दूसरा होगा, अनोदर ग्रुप है जो क्या करता है? द ऑर्गेनिक केमिकल आर अनोदर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर द फाउंड इन पोल्यूटेड वाटर।
पोल्यूटेड वाटर, जो पानी गंदा हो रखा होता है, पोल्यूटेड वाटर के अंदर एक दूसरा पोल्यूटेंट भी होता है जो ज़्यादातर तुम्हें देखने को मिलता है, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। जैसे कि कहीं कोई पशु मर गया पानी के अंदर, कहीं कोई एनिमल्स ने, जैसे अपन खाना डाल देते हैं नालियों में चला जाता है, खाना बह जाता है, वो खाने में ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। कहीं कोई नदी में कोई कुत्ता मर गया, यही सारी चीज़ें क्या होता है, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, तो क्या होता है, वो बॉडी किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होगा, नहीं होगा, होगा। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिलीज होगा तो इसका मतलब ये निकलने वाला है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो हर एक चीज़ के पीछे छोटी छोटी कहानियाँ बनाओ, अदरवाइज तुम्हें बहुत दिक्कतें आने वाली है ना। तो सही से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे नहीं होंगे, हाँ होंगे। अब तुमने अगर तुमने 12th के अंदर बायो वालों को तो समझ में आएगा बीओडी सीओडी क्या होती है, तो ये चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब सीवेज ट्रीटमेंट करा जाता है ना, सीवेज का ट्रीटमेंट करा जाता है, डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटमेंट करा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपन हवा भरते हैं, मतलब एयर भरते हैं, ताकि क्या होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर दें ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या होते हैं, खाना होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है ना, डोमेस्टिक वेस्ट, उससे अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा पानी बना सकते हैं। मतलब वाटर को पीने लायक पानी नहीं बोल रहा मैं, खेतों में काम आ सके ऐसा पानी बनाया जा सकता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट करा जाता है। ये तुम्हारी तो नहीं है, फिर थोड़ा मोटा मैं बता दूँ, तुम्हें आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, ठीक है। अब होता क्या है, मान के चलो कहीं पेट्रोलियम हो सकता है। पेट्रोलियम भी क्या होता है, पोल्यूटेंट की तरह काम कर सकता है। मान के चलो कई बार तुमने खबरें सुनी होगी अखबारों में या फिर न्यूज़पेपर में कि इतना टन या इतने टन के शिप जा रहे थे, जहाज जा रहे थे पानी के, है ना, और उनमें या क्या हुआ कि कोई गड़बड़ी की वजह से वो पलट गए, पलटने की वजह से वहाँ पर तेल था, उसमें क्या था, ऑयल था। ऑयल क्या होता है तुम्हें पता है ना, ऑयल क्या करता है, ऑयल होता है तुम्हें पता है, ऑयल और वाटर का कोई लेना देना नहीं होता, नीचे रहता है वाटर, है ना। अब मान के चलो कोई शिप जा रहा था, है ना, वो शिप जा रहा था, वो पलट गया, तो मान के चलो उसमें तेल था, तेल का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और तेल वो क्या हुआ, हज़ारों टन तेल होगा, वो पानी के समुद्रों में चला जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ट्रेजेडी हुई थी। अभी देखो इसमें क्या हुआ, अभी यहाँ पर अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर शिप पलट जाएगा, तो तुम्हें पता है ना कि वाटर की सरफेस के ऊपर क्या होगा, ऑयल एक लेयर बना लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, बाहर का इन्वायरमेंट का, अंदर जो पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनका बाहर के जीवों से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, समझ रहे क्या। क्योंकि बीच में क्या होगा, एक डेंस लेयर बन गई, किसकी, ऑयल की, किसके बीच में, वाटर और एयर एटमॉस्फेयर के बीच में, है ना। कुछ मछलियाँ होती है जो पानी मतलब ऊपर की साइड आती है, ऊपर की सब तैरती है, तो उनको दिक्कत आएगी, है ना, वो तेल से भीगी भी रहेगी, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो डूबने लग जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो वास्तव में पेट्रोलियम जब किसी शिप भी पलटती है ना कभी भी, तब क्या होता है, बड़ी दिक्कतें आती है। अब एक साइंटिस्ट था, इंडियन साइंटिस्ट, जिसने इस चीज़ का सॉल्यूशन किया था। बायोटेक्नोलॉजी जिसने पढ़ ली उसको समझ में आएगा। उन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया था, है ना। वो बैक्टीरिया तुम्हें पता है क्या करता था, वो बैक्टीरिया होता है ना, वो ऑयल को खा लेता था, ऑयल को खा लेता था। तो मान के चलो ये लेयर थी ऊपर की साइड पानी के ऊपर, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया इस ऑयल की लेयर को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, है ना। और ऐसे आजकल तो इसका सॉल्यूशन है, क्यों लोग बायोटेक्नोलॉजी में ना एक बैक्टीरिया बनाया गया, है ना। तुम्हें पता ना ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स, वो एनिमल्स बनाते हैं, जैसे माउस बनाते हैं, मंकी बनाते हैं, वैसे ही एक बैक्टीरिया बनाया गया। वो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया, और इंडियन साइंटिस्ट ने वो बैक्टीरिया इसलिए बनाया, वो बैक्टीरिया की खास बात की वो ऑयल को खाने के रूप में यूज़ करता है ना। तो ऑयल को जब खाने के रूप में यूज़ करेगा तो वो डिकम्पोज कर देगा ऊपर वाली लेयर को डिकम्पोज कर देगा। और लेयर की जो सिंगल लेयर थी उसको कई टुकड़ों में बांट देगा, है ना। और कोई टुकड़ों में बांट देगा तो यहाँ पर एयर होगी, वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आनी स्टार्ट हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर और वाटर का रिलेशन एक दूसरे के साथ बना रहेगा, और जितना पोल्यूशन होना चाहिए था वाटर, वो उतना पोल्यूटेड नहीं हो पाएगा, है ना। तो आजकल इसका सॉल्यूशन तो है, पर वास्तव में पेट्रोलियम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पोल्यूशन नहीं करता, पेट्रोलियम भी वाटर पोल्यूशन करता ही है। तो एसिड कहाँ से आएगा, एसिड आएगा माइनिंग से। सोल्ट कहाँ से आएगा, जहाँ से तुम बर्फ में बता दिया, हर एक पॉइंट के लिए मैंने कहानी बताई है ना। और ऑर्गेनिक केमिकल्स तुम्हें पता है कहाँ से आने वाले हैं। पेट्रोलियम प्रोड्यूस्ड पोल्यूट में सोर्स ऑफ वाटर, एग्जाम्पल मेजर ऑयल स्पिल्स ओशियंस में। ये कहानी पूरी हो गई तुम्हारे, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा सा ऊपर नीचे क्या हुआ, तो मैं जब लिख रहा था तो उस टाइम थोड़ा मोटा ऊपर नीचे से हो गया गलत, ऑटो करेक्शन की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा मोटा सही कर लेना, कहीं कहीं पॉइंट में गड़बड़ मिल सकती है तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ड्रिंकिंग पानी होता है ना, पीने वाला
पीने वाली पानी के लिए कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड होने जरूरी है। तुम्हें पता है कि पीने वाला पानी में मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, है ना, और मिनरल के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि फ्लोराइड्स भी होता है ना, बहुत सारी और भी केमिकल होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब पूरे वर्ल्ड वाइज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि पानी में ये जो सॉल्ट होगा या फिर ये आयन होगा वो इतना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इतना ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उससे ज़्यादा होगा तो वो वाटर माना जाएगा, पोल्यूटेड वाटर माना जाएगा। समझ में आता है? तो हो रहा है कि अपन क्या करेंगे, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखने वाले हैं ड्रिंकिंग पानी के लिए, है ना। तो देयर आर द सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, देयर आर द सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ अपन आयंस देखेंगे और उनके स्टैंडर्ड देखने वाले। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड। कौन है? फ्लोराइड। अब अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो एक बात बता देता हूँ तुमको मैं, क्या होता है फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड की ज़्यादातर जो आजकल तुम्हें पता है कि ज़्यादातर जो पानी निकाला जाता है वो ज़मीन से निकाला जाता है और ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड जब ज़मीन में होगा तो बाहर जब पानी आएगा उसके अंदर भी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अपन फिल्टर लगा के पानी को पीते हैं, फिल्टर लगाते हैं ना घरों में। अच्छा, फिल्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फ्लोराइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, और उससे कई दिक्कतें आ सकती हैं। क्या सर फ्लोराइड बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि अपनी बॉडी में? होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए? 1 ppm। ppm क्या होता है सर? पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन समझ रहे हो क्या होता है? मिलियन में कितने होते हैं? 10⁶, ये मिलियन होता है। 10⁹ बिलियन होता है, 10⁶। इसका मतलब मैं कहूँगा कि पानी के 10⁶ मॉलिक्यूल में कितना फ्लोराइड होना चाहिए? केवल एक फ्लोराइड होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि पानी के 10⁶ एटम्स में केवल एक फ्लोराइड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फ्लोराइड है तो बड़ी दिक्कतें आने लग जाएगी, ठीक है ना। इतना फ्लोराइड इसलिए होना चाहिए कि मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इतना फ्लोराइड क्यों होना चाहिए सर, इतना ही फ्लोराइड की क्यों जरूरत पड़ती है, तो मैं बताता हूँ। पहली बात फ्लोराइड की यहाँ से बात करते हैं। तो फ्लोराइड वास्तव में एक सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, आसानी से सोल्यूबल होता है क्योंकि फ्लोरीन ऑफ माइनस के फॉर्म में रहता है और इसके ऊपर क्या होता है, वाटर आपस में आके इसको क्या कर देंगे, हाइड्रेटेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जिसके अंदर फ्लोराइड 0% होता है, क्या होता है, मान के चलो कोई वाटर के अंदर बहुत प्योर कर दिया तुमने, फ्लोराइड कितना कर दिया 0%, तो उसके अंदर तुम्हें फ्लोराइड ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो एडेड टू ड्रिंक वाटर, है ना, कब तक ड्रिंक करना एडेड करना पड़ेगा, जब तक कंसंट्रेशन कितनी नहीं हो जाए 1 ppm, मतलब 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एक फ्लोराइड कितने वाटर मॉलिक्यूल में होना चाहिए? 10⁶ वाटर मॉलिक्यूल में होना चाहिए। मतलब 1 बिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स में केवल एक होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, मतलब समझ रहे हो ना मेरे को, ठीक है। या फिर इसको लिखा जा सकता है 1 मिलीग्राम इन 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर के अंदर कितना होना चाहिए? 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है तुम्हें पता है? डेसीमीटर क्यूब, DM क्यूब, 1 DM इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर के अंदर कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लीटर के अंदर कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम ही होना चाहिए। या तो ये डाटा दे देगा तुमको कि 1 लीटर के अंदर या 1 डेसीमीटर के अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितना होता है? 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर बोल देगा या 1 लीटर बोल देगा की बात है। तो 1 लीटर के अंदर कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम, या फिर 10⁶ वाटर के एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फ्लोराइड आयन होना चाहिए। मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन की जरूरत है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है नहीं है। समझ रहे हो क्या मतलब? जब तुमने कंसंट्रेशन ड्रम पढ़ा था ना, PCA कंसंट्रेशन ड्रम, उसमें जैसे मोलरिटी ये सारे, है ना, तो इसी के साथ ये पढ़ा जाता है PCM और PCB, है ना। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है PPB पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मतलब 10⁹, मतलब 10⁹ पे एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। बिलियन मतलब बिलियन में कितने होते हैं? बिलियन की बात करें तो 10⁹, और मिलियन की बात करें तो 10⁶। तो यहाँ पर M मतलब क्या है? मिलियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना मेरी बात को कि यहाँ पर सोल्यूबल फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करा जाता है कितनी कंसंट्रेशन तक? 1 ppm तक, ठीक है, 1 ppm तक ऐड करा जाएगा। सर ये क्यों ऐड करा जाता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि अपने दांतों का जो इनेमल होता है ना, वो इनेमल बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? तो 3Ca3PO4 का ट्वाइस डॉट Ca2, ये होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
ये रहा एपेटाइट और ये रहा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहा है ना, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स ये 3 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे, ठीक है ना, इसका 1 मॉलिक्यूल रहेगा। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट में क्या होता है, इनेमल, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता। और तुम्हें पता है ना, अपने बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, इनेमल होता है। कौन होता है, इनेमल होता है। वहाँ हार्डेस्ट टिश्यू नहीं, हार्डेस्ट और मतलब पार्ट कौन सा होता है, टिश्यू नहीं हो सकता, टिश्यू नहीं है ना, तो ये तो सोल्ट है, तो इनेमल होता है ना, इनेमल। तो इनेमल वास्तव में ये क्या है, सॉफ्ट इनेमल है। सॉफ्ट इनेमल है मतलब हाइड्रोक्सी एपेटाइट ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ना। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए अपन को चेंज करना पड़ेगा फ्लोरो एपेटाइट में, या हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोरो एपेटाइट में। और फ्लोरो एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये इनेमल ज़्यादा हार्ड माना जाएगा और यही इनेमल धीरे धीरे बनता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। फिर धीरे धीरे वो फ्लोराइड लेगा एनवायरनमेंट से, और फ्लोराइड में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वो रिप्लेस कर देगा किससे, फ्लोरीन से। बाकी ग्रुप सेम रहेगा, जिसे बोला जाता है फ्लोरो एपेटाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरो एपेटाइट। और फ्लोरो एपेटाइट ज़्यादा हार्ड होता है किससे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। अरे हाँ है ना। और ये कितनी कंसनट्रेशन पे हो पाएगा, 1 ppm पे हो पाएगा, पार्ट्स पर मिलियन पे। अगर 1 ppm से सर ज़्यादा हो तो 1 ppm से अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, है ना, तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि फ्लोराइड आयन कंसनट्रेशन अबव 2 ppm, तो ये क्या देगा, मोटलिंग ऑफ टीथ, मतलब मटमेला हो जाएगा, दांतों का खराब होना, जैसे दांत होते हैं ना, टिथ, वो येलो कलर के पड़ने लग जाएंगे। अच्छा, कुछ राजस्थान के एरिया हैं, या राजस्थान के एरिया हैं जहाँ पर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि राजस्थान के ज़्यादातर पानी होता नहीं उधर, बारिश से पानी नहीं बरसता, पानी से नहीं बरसता तो वो ज़मीन से पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ज़मीन की पानी में तो मैंने पहले ही बोला था फ्लोराइड होता है बहुत ज़्यादा, और फ्लोराइड होते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो अच्छी फैमिली नहीं होती ना, तो उनमें घरों में क्या नहीं लगा होता, फिल्टर भी नहीं लगा होता। और जब उनके घरों में फिल्टर नहीं लगा होता तो तुम्हें पता है वो ऐसा ही पानी पी लेते हैं प्यास बुझाने के लिए। तो उनमें क्या होता है, वो पानी के अंदर ppm होता है ना, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लोराइड ज़्यादा होता है ना, तो फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से तुम्हें पता है दांतों का पीला पड़ना, ये सारी चीज़ें, दांतों से ऊपर से जो होता है एनिमल हटने लग जाएगा, दांतों से एनिमल हटने लग जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये ज़्यादातर एरिया में यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, है ना, पर राजस्थान में जरूर देखने को मिलता है। दांतों के लोगों के पीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल धब्बे से लग जाते हैं, मटमेले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, है ना, मोटलिंग हो जाती है उनके ऊपर, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा हो जाता है, येलो कलर के पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सेस में फ्लोराइड हो, जैसे 10 ppm से ज़्यादा हो जाए, या तो 2 ppm से ऊपर क्या हो जाएंगे, दांत खराब होने लग जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 10 ppm से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हार्मफुल इम्फेक्ट देंगे बोन और टिथ दोनों पे, मतलब ये बोन को भी नहीं छोड़ेगा, बाद में बोन में भी क्या होगी, दिक्कतें करनी स्टार्ट कर देगा। तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है कि 1 ppm तक हो, 1 ppm से ज़्यादा ना हो, इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लीड की। मैंने बोला था ना लीड बहुत पहले, पीबी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैंने जब एसिडिक रेन बताया था, मैंने बोला एसिडिक रेन को तुम स्टोर करते हो किसके पाइप में, पीबी के पाइप में। तो यहाँ पर एसिडिक रेन, इसके अंदर क्या होता है, तो एसिडिक वाटर डाल रखा है, तो पीबी इसके अंदर क्या होता है, आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और पीबी वाला तुम्हें पीबी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तुम्हें पता है ना, आरबीसी खत्म कर देता है, मैच्योरेशन को रोक देता है, ये थोड़े दिन पहले बताई थी मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीड की बातें कर लेते हैं। तो लीड की अपर लिमिट कितनी रहने वाली है, अपर लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन कितनी रहने वाली है, ड्रिंकिंग वाटर में लीड की कितनी होनी चाहिए, 50 ppm से ज़्यादा। पीपीबी है यहाँ पर, ध्यान रखना, पीपीबी मतलब 10⁻9 वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, एक ही पीबी होना चाहिए। अगर एक पीबी से ज़्यादा है तो वो हार्मफुल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10⁻9 मतलब बिलियन होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या केवल कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्योंकि पीपीबी दे रखा है, याद रखना, ये एनसीईआरटी वाला घुमा देगा तुमको एग्जाम में। पीपीबी केवल एक याद रखा है, तो याद रखना पीबी, लास्ट में पीबी आ रहा है ना, और यहाँ पर भी देख लो पीबी है, तो पीबी से याद रखना पार्ट्स पर बिलियन रहेगा, वो पीपीबी है, कितना रहेगा, 50 पीपीबी, है ना, ये याद रखने। और इसके कितने हैं, एक पीपीएम है, ठीक है, ये 50 पीपीबी है। अपर लिमिट कंसंट्रेशन मतलब इससे ज़्यादा, ये अपर लिमिट है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अगर वाटर क्या हो, एसिडिक हो, जैसे एसिडिक रेन हुई, तुमने पाइप वाली कहानी मैंने बताई थी थोड़ी, है ना, तो लीड के पाइप बने होते हैं, किसके बने होते हैं, लीड के पाइप बने होते हैं, पीबी के पाइप बने होते हैं, जिसे बोला जाता है प्लम्बस, जैसे प्लम्बर वाला काम होता है ना, प्लम्बर,
अरे हाँ है ना, मैंने बोला था ये कहानी बहुत पहले से सुनाता आ रहा हूँ तुमको मैं, जब पी ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है मैंने बोला था वहीं पर ही। तो प्लम्बर है ना, प्लम्बर और पी प्लम्बस, मतलब जो प्लम्बर वाला काम होता है ना, क्या होता है, पाइपों का काम होता है, उसे प्लम्बर बोला जाता है ना, प्लम्बर का काम है, ठीक है। तो प्लम्बर मतलब लीड, प्लम्बस, पी भी मतलब प्लम्बस, ठीक है, इसी से लिया गया है। तो वास्तव में क्या होता है, एसिडिक पाइप बने होते हैं, और उसमें अगर तुमने एसिडिक वाटर डाल रखा है, एसिडिक वाटर डाल रखा है, तो पी भी यहाँ पे जो होके कहाँ आ जाएगा, पाइप में आ जाएगा, और पाइप से वो तुम्हारे कहाँ चला जाएगा, तुम उसको ड्रिंक कर लोगे, तुम्हारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर इसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। इफ वाटर इज रिलेटिवली एसिडिक एंड लीड पाइप आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, देन ये लीड बाहर निकल सकता है। देन वाटर इज लाइबल टू गेट कॉन्टामिनेट विद लीड, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो किससे कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, लीड से संक्रमित हो जाएगा, लीड से कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच कितनी होनी चाहिए, तुम्हें पता है 5.6 से पीएच अगर नीचे होती है तो एसिडिक रेन होती है, तुम्हें पता है एसिडिक वाटर माना जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर की पीएच 5.5 से लेके 9.5 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, द पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 टू 9.5। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि पीएच कितनी होनी चाहिए, तो 5.5 टू 9.5 केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर पीएच 5.5 से या फिर 5.6 से नीचे चली जाती है तो उसको बोला जाता है एसिडिक, है ना। और उस पीएच में, एसिडिक पानी के उस पीएच में, तुम्हें पता है ना, कोई भी मेटल होता है वो सोल्यूबल हो सकता है, जैसे एफ होता है, कॉपर होता है, मैंने बताया था कॉपर के पाइप बनाए जाते थे पहले पुराने ज़माने में। तो द पीएच, देखो, डिक्रीज इन पीएच ऑफ द वाटर इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल आयंस, सही बात है। जैसे जैसे इन पीएच इंक्रीज करेगी वाटर की, डिक्रीज करेगी, पीएच मतलब एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, जैसे जैसे वाटर एसिडिक होता जाएगा तो उसके अंदर सोल्युबिलिटी भी बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर लीड दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोराइड हो गया, इनकी डिटेल दे रखी है, और एनसीईआरटी में कुछ मेटल्स दे रखे हैं, है ना, उनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे रखी है पीपीएम में, वो याद रख लेना अगर याद रहे तो। जेडन की कितनी रहेगी 5, एफ की कितनी रहेगी 0.2, एमएन की कितनी रहेगी 0.05, कॉपर की कितनी रहेगी 3, कैडमियम की कितनी रहेगी 0.05, और एल्यूमिनियम की कितनी रहेगी 0.2। तो कैडमियम सबसे कम जरूरत होनी चाहिए, कैडमियम होना ही नहीं चाहिए वाटर के अंदर। तुम्हें पता ना कैडमियम से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैडमियम और एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, पढ़ाया था ना, ये देखो। तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए, कितनी ले रखी है देखो 0.005, सबसे कम पार्ट्स पर मिलियन में। अरे हाँ है ना, पीपीएम में ये याद रखना, ठीक है। अरे हाँ या ना, आगे बढ़ते हैं। चलो पीबी हो गया, लीड हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो अब आता है सल्फेट, और सल्फेट तुम अच्छे से जानते हो, SO4- है 2, ये सल्फेट आयन होता है। सल्फेट वास्तव में अगर मॉडरेट लेवल पे है तो वो हार्मलेस होता है, मॉडरेट लेवल पे होता है। अगर बहुत ज़्यादा, ना तो बिल्कुल कम ना बहुत ज़्यादा, तो उसे बोला जाता है मॉडरेट लेवल पे है। अगर मॉडरेट लेवल पे है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हार्मलेस रहता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा सर कितना, 500 ppm से ज़्यादा हो गया, है ना, 500 ppm से ज़्यादा हो गया, देन ये क्या करेगा, ये करेगा लेक्जेटिव इफेक्ट करने वाला है। लेक्जेटिव इफेक्ट करने वाला है, लेक्जेटिव इफेक्ट मतलब पेट में दिक्कतें आने लग जाएगी, जैसे है ना कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएगी, पेट में दिक्कतें होती है, लेक्जेटिव इफेक्ट, ठीक है ना, ये वर्ड याद रख लेना बस तुम, लेक्जेटिव इफेक्ट। तो वास्तव में लेक्जेटिव इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, सल्फेट की वजह से आएगा। और कब आएगा, क्या मॉडरेट लेवल पे सल्फेट आयन ज़्यादा नुकसान करता है ना, कितने से ज़्यादा होगा तब 500 ppm से ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हेडिंग लगा लेना, नाइट्रेट। नाइट्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट लीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्लोराइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सल्फेट याद रहे ना रहे, पर ये जरूर याद होना चाहिए नाइट्रेट। नाइट्रेट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि देखो तुम्हें क्या लगता है, नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट वो क्या करता है, अच्छे से देखना, नाइट्रेट क्या करेगा, जो देखो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो Fe+2 में होता है। अगर मैं इस हीमोग्लोबिन का क्या कर दूँ, ऑक्सीडेशन कर दूँ, Fe+2 को Fe+3 में ले जाऊँ, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो हीमोग्लोबिन बचता है वो होता है ब्लू कलर का, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। आरबीसी, अब आरबीसी नहीं रही, वो ब्लू कलर की हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की, ठीक है ना, Fe+3।
ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Fe+2 रेड कलर का था, वो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से रेड दिख रहा था। अब ये किस में चला गया, Fe+3, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, नाइट्रेट, NO3- नाइट्रेट करेगा। नाइट्रेट इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर नाइट्रेट वाली तुमने पानी पिया, नाइट्रेट वाला पानी तुमने पी लिया, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, उसमें Fe+2 होगा, वो Fe+3 में हो जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस टाइप की हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसे बोला जाता है मीथ हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है, मेथ हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा तो एक एनीमिया हो जाएगा, तो इसे बोला जाता है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। ठीक है ना, तो ये होगा। इसकी वजह से क्या होगा, पहले ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब जो होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, बॉडी पीली पड़ने लग जाएगी। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब, ब्लू बेबी मतलब क्या, कई बार क्या होता है, एक डिजीज होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में, है ना। जैसे जब हार्ट बन रहा होता है तो हार्ट बनने के दौरान एक कुछ चैम्बर होते हैं ना, जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में चैम्बर क्लोज नहीं होती, इसलिए क्या होता है, बच्चे का कलर होता है वो क्या होने लग जाता है, ब्लू कलर होने लग जाता है। ठीक है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का ब्लू कलर माना जाता है ना। तो मीथ हीमोग्लोबिन उससे एनीमिया हो जाएगा, तो इसे बोला जाता है मीथेनोग्लोबिनीमिया। ठीक है ना, ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन सा आयन इम्पोर्ट जिम्मेदार है, तो आएगा ऑप्शन था उसमें नाइट्रेट। कौन सा ऑप्शन था, नाइट्रेट। ये याद रखना। ठीक है ना, तो एक्सेस में हो जाएगा ना, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू द मीथेन हीमोग्लोबिन एनीमिया, ये पूरा वर्ड है। ठीक है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, जिससे मैक्सिमम लिमिट रहनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नाइट्रेट वाटर के अंदर। ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बीन सेट, मतलब ये 50 पर ppm होना चाहिए, बस इतना याद रखना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। ठीक है, बाकी बातें करेंगे कोजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या कोज रहने वाले हैं वो अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।